तो देखिए हम पढ़ रहे थे प्रोकैरियोटिक सेल, ये है प्रोकैरियोटिक सेल एक तरीके की। तो देखो मैंने क्या बोला कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, बाकी बेसिक सेल की जो चीजें होती है वो तो होती है ना। बस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो ऐसा न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसे? नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसे क्या बोला जाएगा? न्यूक्लियोइड। क्या बोलेंगे उसे? न्यूक्लियोइड। समझे? ये हो गई क्लियर। और साथ के साथ आप जैसे जानते हैं कि नॉर्मल सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको एब्सेंट मिलेंगे। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सब चीजें एब्सेंट मिलेगी किसमें? हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है, राइबोसोम्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं लेकिन राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। तो प्रोटीन बेसिक काम कर रहा होता है, तो प्रोटीन बनाना जरूरी है, इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम होते हैं लेकिन अदर सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होते। समझे? कुछ एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल्स के, जैसे कि हो गया आर्केबैक्टीरिया, बैक्टीरिया या फिर साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आपके जैसे गांव में या फिर कहीं भी पानी वाले एरिया होते हैं, वहाँ पे वो ग्रीन ग्रीन सी लेयर बनी हुई होती है, वो ही होती है ब्लू ग्रीन एल्गा। समझे? हो गया क्लियर? ये देखो अब देखते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल। मैंने आपको बताया इसके अंदर बेसिक सेल के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। बेसिक सेल के स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? पहला, सेल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। दूसरी चीज क्या प्रेजेंट है इसके अंदर? ये पूरा जो है अंदर का साइटोप्लाज्म। समझे? साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है। तीसरी क्या चीज है? तीसरी चीज बोला था मैंने, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेकिन जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर मेम्ब्रेन है ही नहीं, मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसीलिए क्या बोला गया? न्यूक्लियोइड। समझे? इसके अंदर क्या आपको राइबोसोम देखने को मिल रहे हैं? हाँ मिल रहे हैं मैम, लेकिन आपको इसके अंदर कोई सेल ऑर्गेनेल देखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा, तो ये क्या हो गया? प्रोकैरियोटिक सेल। समझे? नेक्स्ट आता है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स नए विचार वाले, प्रिमिटिव से बेहतर है जो सेल्स, तो जो उसके अंदर एब्सेंट थी वो तो इसके अंदर प्रेजेंट मिले ही मिलेगी, है ना। तो अब देखोगे यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? एडवांस्ड है। वो क्या थी? प्रिमिटिव थी। प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसी थी? प्रिमिटिव थी, बजाय कि यूकैरियोटिक सेल्स कैसी है? एडवांस है, नई वाली है। ये कैसी हो चुकी है? कंप्लीट सेल्स बन चुकी हैं। इनकी न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और अदर सेलुलर ऑर्गेनेलीज होते हैं, उनके ऊपर भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। समझे? तो फिर फर्दर यूकैरियोटिक सेल्स को दो पार्ट में बांट दिया गया। अगर एक अकेली सेल रह रही है तो यूनिसेलुलर, काफी सारी मिलके रह रही हैं तो मल्टीसेलुलर। ऐसी सेल्स जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर प्लांट्स एनिमल्स में मिलती हैं। ठीक है, इनके अंदर अब देखो यूकैरियोटिक सेल्स आपने देख लिया कैसी है? एडवांस्ड, नई तरीके की। इनके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट मिलती है? इनके अंदर आपको देखा कि न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियर के ऊपर मेम्ब्रेन भी है, तो न्यूक्लियस बोल दिया गया, तो इसे न्यूक्लियोइड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बताओ मुझे। नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये बोला कि अगर न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन होगी तो क्या बोलेंगे? कंफ्यूज हो गए? देखो अभी मैंने बताया था आपको कि प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस जो होता है उसके ऊपर मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, तो हम उसे न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, हम उसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड। तो क्या इधर यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर उस जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसके ऊपर मेम्ब्रेन है, तो क्या हम यूकैरियोटिक सेल्स को अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको न्यूक्लियोइड कहेंगे या नहीं? सीधी सी बात, नहीं कहेंगे, क्योंकि मैम मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है, अब क्यों बोलेंगे? सीधी सी बात है। समझे? तो इनके अंदर अब जैसे मैंने बताया था उनके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट है, तो इनके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, हाँ या ना? होंगे। क्या इनके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे?
हाँ होंगे, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक में नहीं थे, वो पुराने थे। ये हमारे पास एडवांस तरीके के हैं, समझे? ठीक है, तो कुछ डिफरेंस। अब देखो, आप ये देखो, ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है, उसके अंदर आपने देखा था वो मटेरियल है ना, ये देखो, ये से बिखरा बिखरा सा पड़ा है ना। मेम्ब्रेन होती, अगर मान लो मैंने किसी के ऊपर कवरिंग लगा दी तो वो एक जगह रहेगी, वो फैलेगी नहीं, है ना। अगर मान लो यहाँ पे क्या है, कोई मैंने ऊपर कवरिंग नहीं लगाई, तो यहाँ कवरिंग लगा दी है तो फैला नहीं, एक पर्टिकुलर शेप में है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया, न्यूक्लियस। ये देख रहे हो आप, इसके ऊपर एक एनवलप प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के ऊपर एनवलप प्रेजेंट है, इसलिए इसे क्या बोल दिया, न्यूक्लियस। अगर ये एनवलप नहीं होता तो क्या बोल देते, न्यूक्लियोइड। वो किसके अंदर होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। और आपको देखने को मिलेगा ये आसपास साइटोप्लाज्म है, जिसे साइटोसोल बोल दिया गया। इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल रहा है, गोल्गी अपरेटस देखने को मिल रहा है, लाइसोसोम्स देखने को मिल रहे हैं। और बेसिक मैंने स्ट्रक्चर बताया था क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेसिक स्ट्रक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ही हमारे पास। दूसरी चीज क्या बताई थी मैंने, दूसरी चीज होती है हमारे पास साइटोप्लाज्म, वो भी है हमारे पास। तीसरी बेसिक स्ट्रक्चर न्यूक्लियर मटेरियल, वो भी है हमारे पास। तो बेसिक स्ट्रक्चर तो है ही है, लेकिन इसमें थर्ड बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर मेम्ब्रेन है, जिसे न्यूक्लियस बोल दिया गया। और बहुत सारे सेलुलर ऑर्गेनेलीज देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैंने पूछा था आपसे कि राइबोसोम प्रेजेंट यूकैरियोटिक सेल में होंगे कि नहीं होंगे, यूकैरियोटिक सेल में भी होंगे, क्योंकि उन्हें भी तो प्रोटीन बनाने हैं, समझे। तो ये राइबोसोम्स हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस। तो देखो, ये इनका साइज क्या होगा, बहुत छोटा होगा, जनरली 1 to 10 mm के बीच में। बजाय कि हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है, उनका साइज थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, पहला डिफरेंस ये। अब देखो, मैंने दूसरी बात बताई थी कि न्यूक्लियस एब्सेंट है। न्यूक्लियस एब्सेंट मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मटेरियल के ऊपर होती तो उसे न्यूक्लियस बोला जाता। अब मेम्ब्रेन है ही नहीं तो हम उसे न्यूक्लियस बोलेंगे क्यों, तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट बट न्यूक्लियस इज एब्सेंट, समझे, कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट बजाय कि न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट, न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट क्यों बोला गया, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं, समझे। जबकि इधर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, क्या इधर हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये स्पेलिंग यहाँ गलत है, यहाँ यू आएगा, समझे। न्यूक्लियस प्रेजेंट है क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। इसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है, ठीक है, बजाय किसके अंदर मोर देन 1 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रिमिटिव है, पुराना है, अभी ज्यादा चीजें सीखी नहीं है, तो थोड़ी बहुत चीजें आती हैं। पुराने सोच विचार का है तो ज्यादा चीजें पता नहीं है इन्हें, तो ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं पता है, तो सिंपल सा एक ही क्रोमोसोम ले लेगा। बजाय कि यूकैरियोटिक एडवांस हो चुका है, ज्यादा चीजें जान चुका है, तो उसके पास चीजें ज्यादा होगी, तो इसका मतलब उसके पास स्टोर करने की चीजें भी तो ज्यादा होनी चाहिए ना। अब दिमाग जितना ज्यादा फंक्शन करेगा उतना ज्यादा ही तो आप एडवांस बनोगे। तो जितना एडवांस है उसने क्या करा, अपने मटेरियल को बढ़ा लिया, अपने सामान को स्टोर करने की चीज को बढ़ा लिया, तो मोर देन 1 क्रोमोसोम, समझे। न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, सीधी सी बात है, यहाँ पे न्यूक्लियर मटेरियल बिखरा पड़ा है ना। तो सीधी सी बात है, मैंने बोला आपको कि न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, इसके अंदर होता है न्यूक्लियोलस, ये होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना, समझे। अब मैंने बोला कि जो ये जेनेटिक मटेरियल है ना, ये वाला जेनेटिक मटेरियल, ये ऐसे ही बिखरा पड़ा है, तो न्यूक्लियोलस के होने का कुछ आपको संकेत लगता है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस हो सकता है, नहीं होगा। बजाय कि इसमें सब चीजें बढ़िया तरीके से डिफाइंड है, तो इसमें न्यूक्लियोलस देखने को मिलेगा, किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर। और क्या बोला, और हमारे पास क्या बोला, बहुत सारे सेलुलर ऑर्गेनेलीज एब्सेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर ऑर्गेनेलीज क्या है, इनमें प्रेजेंट नहीं होते, बजाय कि इनमें प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल क्या क्या है सेलुलर ऑर्गेनेलीज के, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी हम बेसिक पे चल रहे हैं। सेल डिवीजन किसके द्वारा होगी, फिजन या फिर बडिंग के द्वारा, बजाय कि इनमें सेल डिवीजन कैसी होगी, माइटोटिक और मियोटिक सेल डिवीजन। अब ये क्या, मैम ये क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, देखो नॉर्मली मैंने आपको बताया कि ये सेल है
ये फर्दर 2 न्यूक्लियर मटेरियल बनाएगी और डिवाइड होकर अपने बच्चों को दे देगी। ठीक है, इसमें पूरा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म चलेगा, तो इसके अंदर हर तरीके की डिवीजन प्रेजेंट होगी। ये ऐसे नॉर्मल अपने मटेरियल को डिवाइड करेगा, फिर फर्दर अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करके नई डॉटर सेल्स दे देगा। ठीक है, बजाय कि ये क्या करता है, ये फिजन या बडिंग से, फिजन या बडिंग माने कि जैसे ये हमारा ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोटिक, ये अपने ऊपर एक छोटी सी ग्रोथ देगा और बना देगा, दिस इज नोन एज फिजन और बडिंग। ये होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डिवीजन। नेक्स्ट, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड। अब कब से कंफ्यूजन हो रही थी, न्यूक्लियस न्यूक्लियोइड न्यूक्लियस न्यूक्लियोइड। अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते हैं कि ये है क्या। वैसे तो आप सभी को क्लियर कर ही चुकी हूँ मैं। तो देखो, न्यूक्लियस क्या है, बड़ा होगा साइज में, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर कितनी सारी मटेरियल बताए थे मैंने अभी। ये देखो, ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोइड बताया, जो इसने कंटेन कर रखा है जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोप्लाज्म। तो सीधी सी बात है, न्यूक्लियस का साइज तो बड़ा होगा, बजाय कि न्यूक्लियोइड का साइज छोटा होगा, कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज। ये क्या होगा, लार्ज इन साइज। इसके ऊपर प्रॉपर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, वो भी कैसी है, डबल लेयर, डबल लेयर मेम्ब्रेन। किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, बजाय कि इसके अंदर कवरिंग मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, ये फ्री ही साइटोप्लाज्म में तैर रहा होता है। किसके अंदर होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ये किसके अंदर होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अभी पीछे बताया मैंने, तो न्यूक्लियोलस भी इसके अंदर प्रेजेंट होगा, बजाय कि इसके अंदर क्या है, एब्सेंट है। समझे, अभी हम पहले क्लियर करके आ चुके हैं, बहुत आसान लग रहा होगा आप सभी को। नेक्स्ट, इट्स डीएनए कंटेंट, जो इसका डीएनए कंटेंट होता है वो 2 या फिर बहुत सारे डीएनए मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। अब ऐसा क्यों, आप पढ़ चुके हो यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं, इसीलिए इसके अंदर डीएनए कंटेंट ज्यादा होता है, बजाय कि इसके अंदर क्या होता है, सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होता है। क्योंकि मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, इसीलिए। समझे, इसका डीएनए के, अब इसका डीएनए अब क्या होगा कि हमें छोटे से न्यूक्लियस के अंदर पैक करना है सारा पूरे जेनेटिक मटेरियल को। तो हम क्या कहेंगे, लो भाई हाँ यहाँ पिन लगा देते हैं, ऐसे ऐसे करके इसको कंजेस्ट करके पैक करके रख देंगे। तो इसके लिए आपको पर्टिकुलरली हिस्टोन प्रोटीन्स चाहिए होंगे, बजाय कि इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होंगे, क्योंकि ये मटेरियल ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा है, बजाय कि इसके अंदर हमने इस न्यूक्लियस के अंदर इसे पैक कर रखा है। पैक करने के लिए आपको पता है अच्छे से सारी चीजें पिन वगैरह लगा के अच्छे से सेट करके रखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो पिन की तरह काम कर रही है वो कौन है, हिस्टोन प्रोटीन्स। जबकि इधर हमें कुछ पैकिंग की जरूरत ही नहीं है, वो पूरे सेल के अंदर, पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही पड़ा है। किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पे स्टोन्स प्रेजेंट नहीं होते। अब ये आया नई टर्म, ये क्या है मैम, डिवीजन ऑफ लेबर। मैंने बताया था, याद हो तो, डिवीजन माने बांट देना, लेबर माने काम को। तो ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, है ना। अब आप देखोगे कि जैसे कि हमारे पास स्पर्म है, उसका काम क्या होता है, हमारे मेल गैमीट होता है, मेल सेल होती है ना। ल्यूकोसाइट क्या होती है, डब्ल्यूबीसी। आप सभी को पता है डब्ल्यूबीसी, इसको क्या बोलता है, क्या बोला जाता है, फाइटिंग सेल। फाइट करती है ये हमारे पास, फाइट एंड फ्लाइट सेल बोला जाता है ना, फाइट सेल है ना। ये फाइट करती है, हमारे इन्फेक्शन से लड़ती है ना। इनको शोल्डर्स बोला जाता है, सोल्जर्स ऑफ किसकी, बॉडी के सोल्जर्स ऑफ बॉडी कौन होती है हमारे पास, डब्ल्यूबीसी होती है। कौन होती है, डब्ल्यूबीसी। अब हमारी बॉडी के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर अब हमको देखने को मिल रहा है। अब देख पा रहे हैं कैसे कैसे। फैट सेल का काम क्या करेगा, फैट को स्टोर करेगा। नर्व सेल का काम क्या है, क्या करेगा, इम्पल्सिस को, जितने भी सिग्नल्स हैं ब्रेन से हाथ में, भाई हाँ मुझे अभी यहाँ हाथ हिलाना है, मुझे वहाँ देखना है, ये सब सिग्नल्स कौन भेज रही है, नर्व सेल। हर सेल अपने अपने काम को लेके तत्पर है, अपने अपने काम के लिए स्पेशलाइज है, इसीलिए डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिला हमें। समझे। अब देखोगे आप, मैम ऑर्गेनलीज है, हमने ऑर्गन नाम भी सुना है, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा नहीं लग रहा है, तो अब इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। अब देखो, ऑर्गन क्या होता है, एक पूरा ऑर्गन, जैसे कि लीवर इज एन ऑर्गन, है ना। बल्कि ऑर्गेनलीज अभी आपको क्लियर हो गया होगा, जो सेल के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो पूरे ऑर्गन होते हैं वो पूरे सेल्स के, टिश्यूज के मिलके बने हुए होते हैं, बजाय कि ऑर्गेनलीज क्या होते हैं, वो खुद एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना। चलो अब हम देखते हैं
ऑर्गन्स क्या होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलेंगे, समझे। यूनिसेल, अब आपको पता है ऑर्गन क्या हुआ होता है कि बहुत सारे टिश्यूज के मिलके बने होते हैं। देखो सेल्स किसके मिलके, सेल्स मिलके क्या बनाती हैं, टिश्यू, टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन, ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। फिर फर्दर हमारा सिस्टम चल रहा होता है, समझे। तो अब मैंने क्या बोला, ऑर्गन, ऑर्गन, ऑर्गन किसके अंदर मिलेगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। क्यों मिलेगा, क्योंकि एक सेल का तो बनने से रहा, तो बहुत सारे सेल का मिलके बना हुआ ऑर्गन, इसीलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलेगा। बजाय की ऑर्गेनेलीज, जितने भी यूकैरियोटिक सेल है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, हर यूकैरियोटिक सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट मिलेगी, समझे। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही होती है हमारे पास ऑर्गेनेलीज, प्रोकैरियोटिक के अंदर होती है कि नहीं होती, नहीं होती मैम, बिल्कुल। ये क्या होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, हम इन्हें बाहर ऐसे नॉर्मली देख सकते हैं, हाँ ये लीवर है, बजाय कि ऑर्गेनेलीज ये तो सेल ही नहीं दिखती, और उसके अंदर की चीजें क्या दिखेगी हमें, तो क्या हम देख सकते हैं इन्हें माइक्रोस्कोपिकली बाहर से ऐसे नॉर्मली, नहीं, हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, ये बहुत ज्यादा छोटे साइज के होते हैं, ठीक है। ये एक्सटर्नल और इंटरनल टू द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये बॉडी के अंदर भी होते हैं और बाहर भी होते हैं। अब आप बोलोगे मैम बाहर कैसे हो सकता है, मैंने बताया था सेंस, आपको पढ़ के आए हो छोटे हो तो 5 सेंस ऑर्गन्स, ईयर, नोज, आईज, टंग, है ना, ये भी तो ऑर्गन है। तो ये एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, बजाय कि ये तो सिर्फ इंटरनल होंगे। इंट्रासेलुलर, कितनी बार बता चुकी हूँ, ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर मिलेंगे, तो सेल के अंदर, इंट्रा मतलब अंदर, सेलुलर मतलब सेल के, तो ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इंट्रा सेलुलरली, बजाय कि ऑर्गन्स बॉडी के अंदर, इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी मिल सकते हैं। फिर ऑर्गन किस चीज के बने हुए होते हैं, टिश्यूज के, और टिश्यूज किस चीज के बने होते हैं, सेल के, और फर्दर सेल के अंदर क्या होती है, बहुत सारी ऑर्गेनेलीज, समझे। ये मैंने अभी बताया कि ऑर्गन किस चीज का बना हुआ है, टिश्यू का, टिश्यू किस चीज का बना हुआ है, सेल का, और सेल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेली किस चीज के बने होते हैं, और छोटे छोटे माइक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स के। अब आपको पता है हर कोई चीज किसी ना किसी छोटी चीज की बनी होती है ना। तो नेक्स्ट, ऑर्गन क्या होते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके क्या बना रहे होते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। क्या बना रहे होते हैं, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से कोऑर्डिनेट करेगा, मतलब मैंने ब्रेन से नोज को मैसेज दिया तो ये एक तरीके का पूरा सिस्टम बन गया। मैंने अपनी गट, गट बोले तो जीआईटी, जीआईटी बोले तो आपको पता है कि जैसे कि आप खाना खा रहे हो, एब्जॉर्ब हो रहा है, टूट रहा है, उस पोर्शन को बोला जाता है जीआईटी, समझे। तो ये पूरा क्या बन गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया है, पूरे ऑर्गन का सिस्टम बन गया है। ऑर्गन एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, हाँ तुझे अब HCl रिलीज करना है, अब तुझे तोड़ना है, अब खाना जा चुका है, अब HCl रिलीज होना कम हो जाए, तो ये कोऑर्डिनेशन, ये बातचीत हो रही है, ये एक सिस्टम के थ्रू हो रही है, दैट्स द ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो ये ऑर्गन मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम, बजाय कि ऑर्गेनेलीज मिलके क्या कर रहे हैं, पूरे सेल के काम को चला रहे हैं, समझे, हुआ क्लियर। हाँ, अब आप देखोगे बहुत सारे अलग अलग तरीके की अलग अलग शेप होती है सेल्स की, अलग अलग साइज होती है, अलग अलग वॉल्यूम होती है, समझ रहे हो। सेल शेप, शेप आपने देख लिया, अब आप देख रहे हो ये ओवल सी दिख रही है आपको, किसकी, ऑस्ट्रिच की, सबसे बड़ी सिंगल सेल, लार्जेस्ट सिंगल सेल, सबसे बड़ी जो सिंगल सेल होती है वो किसकी होती है, ऑस्ट्रिच। याद रखना ये क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में पूछ लिया जाता है। अब आप ये देखोगे कि ये जो नर्व सेल है ये किस तरीके की है, ब्रांचिंग टाइप में देखने को मिल रही है, ठीक है। अब ये फैट सेल है, ये कैसी देखने को मिल रही है, फैट सेल आप देख पा रहे हो, गोल गोल है, स्फेरिकल है, ठीक है। उसी तरह अलग अलग सेल की अलग अलग शेप होती है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ल्यूकोसाइट देख पा रहे हो, हर सेल की अलग अलग शेप देखने को मिल रही है। ये स्पिंडल शेप की आपको मसल सेल देखने को मिल रही है
है ना। तो आप समझ गए कि सेल के बहुत सारे शेप हो सकते हैं, सेल अलग अलग साइज की हो सकती है। साइज आप देख पा रहे हो, यहाँ ये इतनी छोटी सी है जबकि ओस्ट्रिच कितना बड़ा है, तो अलग ही शेप है, अलग ही साइज है, अलग ही वॉल्यूम होगा। अब इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा क्या और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा वो बराबर थोड़ी ना होगा, तो अलग अलग वॉल्यूम भी होगी। तो सेल्स की डिफरेंट सेल्स वेरी इन शेप, साइज एंड वॉल्यूम, समझे। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब आप देखोगे कि बेसिकली 3 मेजर चीजों के बने हुए थे सेल। कोई भी सेल बोलोगे ना, हाँ वो इन 3 चीजों की तो बनी होगी। वो कौन कौन सी होती हैं? सेल मेम्ब्रेन जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और साथ ही साथ सेल वॉल में और मे नॉट भी प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, समझे। प्रेजेंट किसके अंदर होती है आप लोग बता सकते हैं मुझे? प्लांट सेल के अंदर। सबसे बेसिक एग्जांपल लेते हैं, किसके अंदर होती है? प्लांट सेल के अंदर। एब्सेंट किसके अंदर होती है? एनिमल सेल्स के अंदर। हमारे पास सेल वॉल देखने को नहीं मिलती, ठीक है। तो बेसिक 3 चीजें बोली हमने सेल के अंदर जो प्रेजेंट होती है। सबसे पहली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रोकैरियोट्स के अंदर बेसिक तीनों चीजें होती हैं लेकिन मेम्ब्रेन नहीं होती, तो वही 3 चीजें यहाँ आ रही हैं। दूसरी क्या है? न्यूक्लियस। पहली क्या पढ़ी? सेल मेम्ब्रेन। दूसरी क्या है? न्यूक्लियस। तीसरा क्या है? साइटोप्लाज्म। तीनों बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ में प्रेजेंट मिलेगी। अब ये देख पा रहे हैं आप, किसका डायग्राम है ये? एक एनिमल सेल का। तो एनिमल सेल के अंदर बताओ सेल वॉल प्रेजेंट होगी या नहीं होगी? नो मैम, नहीं होगी। तो अब आप देख पा रहे हो बेसिक 3 चीजें देखनी है हमें, तो वो देखने को मिलती है कि नहीं मिलती? तो सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए हमारे पास? सेल मेम्ब्रेन। देखो एक तो न्यूक्लियस है हमारे पास, है ना, न्यूक्लियस देखने को मिल गया हमें। दूसरी चीज क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी देखने को मिल गई। तीसरी चीज आपको ये पूरा साइटोप्लाज्म देखने को मिल रहा है। तो 3 बेसिक स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट है ही है। अब यूकैरियोटिक सेल्स हैं तो इनके अंदर बहुत सारे सेलुलर ऑर्गेनेलीज देखने को मिलेंगी। ये अलग अलग तरीके के ऑर्गेनेलीज, जैसे कि ये गोल्गी apparatus रहा, ये हमारे पास लाइसोसोम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है, समझे। लेकिन क्योंकि ये क्या है, एक एनिमल सेल है, तो इसके अंदर सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, याद रखना ये बात, इसके अंदर सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी। अब मैं क्वेश्चन पूछूं, आपको पढ़ा के आ चुकी हूँ कि प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड? हाँ बिल्कुल सही, न्यूक्लियोइड देखने को मिलेगा। इसका मतलब आप सभी को क्लियर हो चुका है डिफरेंस उन दोनों के बीच में। अब आप देखोगे नेक्स्ट है प्लांट सेल का एग्जांपल। आपको पता है ये दोनों यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स है मतलब बेसिक ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट तो मिले ही मिलेंगे। तो अब इसके अंदर आपको पता है कि इसके अंदर सेल वॉल भी मिलती है सेल मेम्ब्रेन के साथ। तो ये देखो ये रही, ये दोनों फर्स्ट क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। दूसरी चीज, दूसरा क्राइटेरिया क्या बोलता है? न्यूक्लियस होना चाहिए, वो भी है। तीसरा क्राइटेरिया क्या बोलता है? माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए। तो तीनों बेसिक स्ट्रक्चर प्लांट सेल के अंदर भी प्रेजेंट है। इसके अंदर स्पेशल क्या चीज प्रेजेंट है? डेट्स सेल वॉल। क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल। और ये बहुत सारे हमें ऑर्गेनेलीज देखने को मिल रहे हैं। इसके अंदर नया क्या ऑर्गेनेली आया? क्लोरोप्लास्ट। समझे, क्या नया ऑर्गेनेली आया जो एनिमल सेल के अंदर नहीं होता? क्लोरोप्लास्ट। यही क्लोरोप्लास्ट मेनली कलर प्रोवाइड करता है किसको? प्लांट को, जैसे कि ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट, समझे। देखिए इसके अंदर हमें गोल्गी apparatus देखने को मिल रहा है, वैक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं अलग अलग तरीके के, ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ठीक है। हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिल रहा है, समझे। ये नॉर्मल हमारे पास सेल देख ली हमने। अब नेक्स्ट आता है, हम सबसे पहले अब एक बेसिक स्ट्रक्चर्स जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है सेल होने के लिए, उनको डिफाइन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से ही आपको पता लग रहा है एक तरीके की लेयर है। क्या है? एक तरीके की लेयर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही है?
परमिट कर रही है। परमिट का मतलब क्या होता है? अलाउ, अलाउड कर रही है क्या भाई? हाँ, अब मैं एक तरीके के बैरियर की तरह खड़ी हूँ, हाँ इसके आर पार मैं तुम्हें आने दूंगी, तुम्हें नहीं आने दूंगी, तो आई एम परमिटिंग एंट्री, अंदर की तरफ जाने देना, और एग्जिट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो वही बोलती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? परमिट करता है एंट्री और एग्जिट किसके? अलग अलग मटेरियल्स के, किसके अंदर? सेल के अंदर, समझे? इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोला गया? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों सेलेक्टिवली परमिएबल बोला गया? वो समझ पाया? बता सकता है? नहीं बता सकते यार, बता सकते हो? बताओ फटाफट। मैम सेलेक्टिवली क्यों बोला इसे? चलो मैं बताती हूँ, कोई नहीं। सेलेक्टिवली मतलब सेलेक्ट कर रही हूँ, तो मैं किसी चीज को मना कर दे रही हूँ जाने के लिए, इसका मतलब मैंने सोच रखा है कि मैं सिर्फ कुछ ही लोगों को जाने दूंगी, तो मैं सेलेक्ट कर रही हूँ ना। हाँ तुम जाओगे, तुम नहीं जाओगे। इसीलिए यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी वही काम कर रही है, ये सेलेक्ट कर रही है कि कौन सी चीजें अंदर आएंगी, बाकी चीजों को नहीं आने देंगी, और कौन सी चीजें बाहर जाएंगी। तो इसीलिए सेलेक्टिवली मतलब सेलेक्ट कर रही है। परमिएबल मतलब परमिट करना, बोले तो अलाउ करना। मेम्ब्रेन, ऐसी मेम्ब्रेन जो सेलेक्टिवली परमिट करे, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, समझे? अब आप ये देख रहे हो, ये होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बेसिक स्ट्रक्चर। इसके अंदर ये आपको दिख रहे हैं ना, ये बाइपोलर स्ट्रक्चर, ये ऐसे, ये पोलर हेड सा है, ये टेल सी, ये किस चीज, ये क्या चीज है? दिस आर लिपिड मॉलिक्यूल। तो आप देखोगे कि हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है? लिपिड की बाइलेयर, ऊपर नीचे से दो लेयर देखने को मिल रही है। बीच में ये दिख रहे हैं, ये क्या है? प्रोटीन्स हैं। कुछ पेरिफेरी पे प्रेजेंट है, कुछ पूरी के अंदर आ रहे हैं। दिस आर द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अब ये जो हमारे पास लिपिड का मॉलिक्यूल है, ये जो ऊपर वाला होता है, ये क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक माने, देखो अब आप देखोगे, हाइड्रो माने वाटर, ठीक है, फिलिक माने लव, तो मतलब ये वाटर के साथ होगा तो इसे कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि तो उससे प्यार करता है, उसके साथ रहना चाहेगा। बजाय कि जो इसकी टेल होती है ना, ये क्या होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। फोबिया माने डर, तो इसको पसंद नहीं है पानी, तो ये पानी के पास रहना नहीं चाहेगा। तो इसीलिए ये मेम्ब्रेन ऐसे बनी हुई है कि ये, अब देखो, ये आपस से फोबिक एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इनका कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा वाटर से। बजाय कि जो बाहर है उधर वाटर जाएगा तो उससे इंटरेक्शन होएगा, लेकिन पोलर हेड्स को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो कैसे होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं नेचर में। समझे? क्योंकि ये कैसे होते हैं? हाइड्रोफिलिक, मैंने फोबिक बोल दिया, सॉरी गलती से। फिलिक माने प्यार, तो ये क्या होते हैं? फिलिक, हाइड्रोफिलिक। बजाय कि टेल्स होती है, वो कैसी होती है? वो नॉन पोलर होती है। नॉन पोलर होती है, और क्या होती है हमारे पास? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब उनको पानी के कांटेक्ट में नहीं आने देना, तो हमने उसे अंदर की तरफ रख लिया ताकि वो पानी के कांटेक्ट में नहीं आए। बीच बीच में प्रोटीन्स होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स या फिर वेरियस चीजें प्रेजेंट होती हैं, या फिर ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब देख, वेरियसली आपने देखा, अब आप जैसे कि देख पा रहे हो डायग्राम में, मैक्सिमम ये जो मेम्ब्रेन बनी हुई है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? मैंने बताया कि एक लिपिड का स्ट्रक्चर है ना, तो मैक्सिमम क्या प्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे? क्या देखने को मिल रहा है? सबसे ज्यादा लिपिड देखने को मिल रहा है। तो वही बात आपने केमिकली एनालाइज किया कि जो 75% है ना पूरी सेल मेम्ब्रेन का, वो कौन बना रहे हैं? फोस्फोलिपिड। कौन बना रहे हैं? फोस्फोलिपिड। उसके अलावा और क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? आपने देखा, प्रोटीन प्रेजेंट है अलग अलग तरीके के, ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट है और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो वही यहाँ बोल रहा है, और साथ के साथ प्रोटीन्स है, कोलेस्ट्रॉल है और पॉलीसैकेराइड्स, ये चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो आपने देखा कि पूरी सेल मेनली किस चीज की बनी होती है? फोस्फोलिपिड की। तो बेसिक पूरी सेल मेम्ब्रेन की बेसिक मेन एलिमेंट कौन है? की एलिमेंट का मतलब मेन एलिमेंट कौन है? फोस्फोलिपिड। ठीक है, कौन है? फोस्फोलिपिड। तो अब इसकी डिस्कवरी की थी, अब जैसे हमारे अंदर 1972 के अंदर सिंगर और निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन है, वो क्या करते हैं? एक मॉडल देते हैं हमें, है ना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना, 3 स्टार क्वेश्चन है ये।
इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अच्छे से बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक बाइलेयर है, ठीक है, 2 लेयर की बनी हुई है। किस चीज की वो 2 लेयर? फॉस्फोलिपिड की, ठीक है। उसके अंदर 2 तरीके के 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं जो फ्लोट कर रहे हैं किसके अंदर? फॉस्फोलिपिड लेयर के अंदर। फॉस्फोलिपिड तरीके का फ्लूइड है, उसके अंदर प्रोटीन तैर रहे हैं, है ना। तो इसके अंदर प्रोटीन्स मैंने आपको जैसे कि बताया, कुछ क्या है अंदर धसे हुए हैं, जैसे ये अंदर धसा हुआ दिख रहा है, तो इंटीग्रल बोले तो इंट्रिंसिक बोल सकते हैं। पेरिफेरल पे है, बाहर की तरफ है, एक्सट्रिंसिक बोल सकते हैं, समझे। इन्होंने बोला इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स 2 तरीके के प्रेजेंट हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक जो पूरी की पूरी लेयर को अंदर से ऊपर से नीचे तक कवर कर रहे हैं। एक्सट्रिंसिक मतलब जो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है सिर्फ, ठीक है, या फिर सिर्फ इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। अब आप देखोगे ये सिर्फ एक तरफ प्रेजेंट है, ठीक है, ये जबकि पूरी मेम्ब्रेन को कवर कर रहा है, तो इसे बोला गया इंट्रिंसिक प्रोटीन, इसे बोला गया एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्लियर। फिर बाद में इन्होंने एक टर्म दी, क्या बोला गया कि जो अब आप देख पा रहे हो स्ट्रक्चर को, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे एक समुंदर है ना, समुंदर के अंदर कुछ चीजें तैर रही हैं। तो इन्होंने बोला कि जैसे ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बर्फ के टुकड़े, प्रोटीन्स को क्या बोला गया? बर्फ के टुकड़े, बोले तो आइसबर्ग्स फ्लोटिंग तैर रहे हैं किसके अंदर? सी के अंदर, समुद्र के अंदर। तो वही लाइन बोली जाती है यहाँ पे, क्या बोला गया? नंबर ऑफ प्रोटीन्स, बोले तो आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड। समुद्र किस चीज का बना हुआ है? लिपिड का बना हुआ है, उसके अंदर क्या तैर रहे हैं? प्रोटीन। ये बात किसने कही? सिंगर और निकोलसन ने, ठीक है, समझे? क्लियर। चलिए अब देखो, मैंने बता दिया कि हमारे अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमेबल है। अब मैम क्या फायदा उसका सेलेक्टिव होने का? कुछ फायदा है तभी तो वो सेलेक्टिव हो रही है। तो अब वो देखते हैं क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहली चीज मैं कोई भी है ना, अब कोई भी ऐसे गुंडागर्दी करने आ रहा है, मैं उसे कह दूंगी नहीं तुम नहीं आ सकते, है ना, मैं काम की चीजें ही आने दूंगी। हाँ तू काम कर रहा है, तू फ्री बैठ रहा है, तू मत आ, है ना। तो मैंने क्या करा, यूजफुल चीजें आने दी। सबसे पहला एडवांटेज क्या है सेलेक्टिव होने का, कि मैं काम की चीजें आने दे रही हूँ। दूसरी चीज क्या है सेलेक्टिव होने का, कि मैं अंदर से जो भी खराब चीजें हैं उनको बाहर फेंक दे रही हूँ। तो दूसरी चीज ये चीज हुई। तो वही बोल रहा है ये कि एडवांटेज, क्या फायदा है, क्या फायदा हुआ हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेलेक्टिव होने का? पहली चीज कि ये यूजफुल मॉलिक्यूल को ही अंदर आने देगा, सिर्फ कैसे मॉलिक्यूल्स को जिनका काम है सिर्फ उन्हीं को अंदर आने है। दूसरा क्या बोलता है कि हमारे पास मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स होते हैं, वो सेल के अंदर रहेंगे। अब आपको पता है कि ये हमारे अंदर साइटोप्लाज्म है, इसको बाहर से ये हमारी मेम्ब्रेन कवर कर रही है ना। अगर ये मेम्ब्रेन हमारे पास कवर करती नहीं तो ये अंदर की चीजें ऐसे बाहर फैलने जाती, कोई पर्टिकुलर एक शेप में नहीं रहती। तो वही बोला है कि मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स जो हमें अंदर चीजें चाहिए उनको अंदर रखने के लिए हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जरूरत है। अब मैं उन्हें, अब जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन हो रही है वैसे तो फैल जाए, अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं उसे फैलने नहीं दे रही हूँ, मैंने कवरिंग बना रखी है। तो वही बोल रहा है कि मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स को सेल के अंदर बनाए रखने के लिए सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन का यूज होता है, समझे। तीसरी चीज मैंने वही बताई कि कोई भी चीज सीक्रेट करनी है, वेस्ट, उसको सेल से बाहर भेजना। तो मैंने बताया कि बेसिक 3 एडवांटेज हैं कि क्या क्या काम की चीजें अंदर आने दूंगी और क्या क्या चीजें जो अंदर है उन्हें अंदर ही रखना है मुझे, है ना, वो बाहर ना भाग जाए। और तीसरी चीज, वो अंदर की चीजें हमें जो बाहर भेजनी है तो वो वेस्ट भी हो सकता है, वो कोई चीज सीक्रेट भी हो सकती है। तो यही क्या है हमारे पास एडवांटेज है किसके? सेल मेम्ब्रेन की, समझे? हुआ क्लियर? तो देखिए हम समरी देखते हैं। सबसे पहले आज के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने चैप्टर कौन सा पढ़ा? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट्स द सेल, है ना। तो सेल हमने देखा कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी की, कौन है? सेल है। फिर हमने देखा कि हमने ऑर्गेनिज्म को 2 बेसिक पे क्लासिफाई किया, कौन कौन से बेसिस पे, कि वो सेलुलर है या ए सेलुलर है या फिर नॉन सेलुलर है,
फिर नॉन सेलुलर का एग्जांपल कौन था हमारे पास? वायरस। तीसरी चीज हमने सेलुलर को दो तरीके से बांट दिया गया, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पुरानी सोच के हैं, दोज आर नोन एज प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जो नए एडवांस्ड हैं उनको कैसे बांट दिया गया? यूकैरियोटिक्स के रूप में। अब आपको बेसिक इनके बीच में डिफरेंस भी पता है कि प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनके अंदर क्या होता है? प्रिमिटिव होते हैं, सेल इनकम्प्लीट होती है। ये एडवांस होते हैं, सेल क्या होती है? कंप्लीट होती है। इनके अंदर इनकम्प्लीट होती है ना। दूसरी चीज, इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इनके अंदर प्रेजेंट होती है। इनके अंदर इन्हें क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोइड प्रेजेंट, न्यूक्लियोइड एब्सेंट, राइबोसोम प्रेजेंट। इनके अंदर प्रेजेंट होता है, हाँ, यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। सेलुलर ऑर्गेनेलीज जिनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, एब्सेंट, यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट। तो ये सब बेसिक हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर। फिर मैंने बताया कि बेसिकली हमारे पास सेल को डिफाइन करने के लिए मेन 3 चीजें होनी जरूरी है। पहली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर जिसे बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन, साथ ही साथ सेल वॉल भी हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या बोली? दूसरी चीज होनी चाहिए साइटोप्लाज्म। तीसरी चीज हमने क्या बोली? क्या होना चाहिए? न्यूक्लियस। समझे? हमने प्रोकैरियोटिक सेल को भी एक सेल बोला क्योंकि उसके अंदर ये तीनों चीजें हैं। बस एक दिक्कत है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, तो उसे क्या बोल दिया गया? न्यूक्लियोइड बोल दिया गया। और साइटोप्लाज्म में सेलुलर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं है। हमने ऑर्गन्स और ऑर्गेनेलीज के बीच में डिफरेंस भी देखा, हमने काफी चीजें डिफाइन कर दी है। तो आज का लेक्चर यही ओवर होता है। हम कल फिर आते हैं विद हमारे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। हमने सेल मेम्ब्रेन कवर कर ली है, सेल वॉल से शुरू करेंगे और बेसिक चीजें देखेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है, कैसे चीजें ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, ठीक है।